बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शेख यूनुस और मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो चुकी है। ख़बरें यही आ रही हैं और एक जानिब धमकियां सुनने में आ रही हैं, देखने में आ रही हैं। जो है ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई साहब की, उन्होंने कहा है जी कि हम अमेरिका को पर्शियन गल्फ़ के पानियों में जो है दफन कर देंगे। इसके अलावा जो है मामलात और जो है गर्मी की तरफ जा रहे हैं, वो ये है कि बांग्लादेश और इंडिया में भी तकरार जो है सामने आ गई है और अमेरिका ईरान जंग जारी रखने के लिए जो है सदर ट्रंप को अब जो इनकी कांग्रेस है उनसे इजाज़त तलब करनी पड़ेगी। वो अब खुद से इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या ईरान के ख़िलाफ़ जंग में इसराइल और अमेरिका जो हैं, अब यूएई भी उसमें शामिल हो चुका है, क्योंकि जंगी जहाज़ों और कार्गो के जो क्राफ्ट्स हैं वो यूएई में मौजूद हैं और उन्होंने जो है यूएई अमेरिका जो है इनकी बेस बन चुकी है, इसराइल की और अमेरिका की। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेख यूनुस साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूंगी प्रोग्राम का। जिस तरीके से यूएई, अमेरिका और इसराइल जो है ये बेस में तब्दील हो चुकी है यूएई, अब आप क्या समझते हैं कि ईरान पर एक दिन में 80 हमलों की तैयारी सुनने में आ रहा है मुकम्मल कर ली गई है, और जिस तरीके से अमेरिका के जंगी जहाज़ों और कार्गो एयरक्राफ्ट की यूएई में मौजूदगी है, क्या अमेरिका ईरान पर दोबारा से हमला करने जा रहा है? क्या ये जंग दोबारा शुरू हो रही है? जी सर। देखिए, यूएई के अंदर जो कुछ मौजूद है वो तो मैटर नहीं करता, इसलिए कि यूएई की कोई चीज़ टेक ऑफ करेगी तो टारगेट हो जाएगी। यूएई मेरा ख्याल जो कि इजराइल की प्रॉक्सी बन चुका है, उनका पेड एजेंट बन चुका है, तो अपने कद से ज़्यादा बड़ी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप क्योंकि अभी रिपोर्टेडली इजराइल ने उसको आयरन डोम भी दिए हैं और उसके साथ साथ डोम बीम भी कुछ दी है उसको। लेकिन ये जो अटैक की जो सूरत हाल है, इसमें फिर वही हाल यूएई का भी होगा जो इजराइल का हुआ है, और ईरान रिटेलिएट करेगा और बड़ा फोर्सफुली रिटेलिएट करेगा। लेकिन क्या बात है, आई थिंक मुझे आने वाले दिनों में कोई जंग के कोई आसार बनते नज़र नहीं आ रहे, इसलिए कि अमेरिका फ़िलहाल जो मकासद हासिल करना चाहता है और जिस तरह वो इकनॉमिक क्रंच में न सिर्फ ईरान को डाल रहा है बल्कि पूरी दुनिया को डाल रहा है, वो तो आपने जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पीछे आपने एक ब्लॉकेट लगा दिया, तो वो चीज़ तो अचीव हो रही है। तो उसके लिए एक फर्दर जो म्यूनिशंस हैं उसको ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए कि एक बहुत बड़ा एक डिफेंस अपना प्लेटफॉर्म है रसी RUSI, उसकी जो रिपोर्ट अगर आप पढ़े तो उसने ये बताया कि इंडिया, जैसे आप कह रहे थे कि अमेरिका के अंदर जो म्यूनिशंस है वो बड़ी डिप्लोरेबल नीचली स्टेज पे पहुंच चुके हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स है ना, उसका कोई 10% स्टॉक पाइल उनके पास रह गया है, और एरो जो है वो 81% स्टॉक उसका ख़त्म हो गया। इसी तरह बहुत सारे जो ब्लैक स्पैरोज मिसाइल इजराइल फायर करता है और एमुनिशन जो है, अब उसके अंदर जो इन मिसाइल्स टेक्नोलॉजी जितनी भी है उनके अंदर जो अपना मटेरियल इस्तेमाल होता है ज़्यादातर वो टंगस्टन है जो इस्तेमाल होता है, और वो टंगस्टन 82% टंगस्टन जो है वो चाइना में पैदा होता है। पहले अमेरिका जो है वो चाइना से लिया करता था, अब चाइना ने उसके एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, उन्हें कोई रेयर अर्थ मिनरल जो है वो अमेरिका को अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। तो अमेरिका हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम। उसके बाद जो उनका वॉर बजट है वो रोज़ाना बढ़ता जा रहा है। फिर आपने देखा इंटरनली अमेरिका का जो प्रेशर आ रहा है, तो उसमें जो 25% पेट्रोल प्राइसेस का जिम्मेदार जो है वो 82% लोगों ने ट्रंप को करार दिया है। जहाँ तक उसकी ताल्लुक़ है कांग्रेस से अप्रूवल लेने का 60 दिन की जंग का, तो उन्होंने स्टांस अडॉप्ट किया है कि हमने तो जंग बंद कर दी है तो हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक वहाँ पे जो कि ब्लॉकेट लगा हुआ है, और असल में तो ब्लॉकेट लगा है और अमेरिकन फोर्सेस यूज हो रही है, तो जंग बंद तो नहीं हुई है अब। लेकिन आपको पता है ये वो शख्स है जिसने जब भारत था तो इसने हमला कर दिया था कैपिटल हिल पे, यानी बदमाशी की हद तक ये चला जाता है। ब्रिगेड साहब थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि जो
यूएई के जो इक़दामात हैं, पहले तो उन्होंने पाकिस्तान से $3.5 बिलियन वापस मांगा। अब कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि यूएई की जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारे पीटीसीएल में है, वहाँ की जो सरकारी एतिसलात कंपनी है उसमें तकरीबन कोई $580 मिलियन के करीब इनकी सरमायाकारी थी, जो तकरीबन 26% उनके शेयर बनते हैं। तो अब वो यूएई वो भी वापस मांग रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले जिस तरह दिन गुजर रहे हैं, यूएई के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हैं उसमें तेज़ी आ रही है। और कल हमने ये देखा कि जो इतिहाद एयरवेज़ में जो पाकिस्तानी काम करते थे, जो कई सालों से 16-16 साल से काम कर रहे थे, यूएई की इमिग्रेशन ने उन्हें बुलाकर 48 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। और ये यूएई वहाँ का जो इतिहाद एयरवेज़ का जो एचआर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यूएई की इमिग्रेशन ने उनको, जो पाकिस्तानी इतिहाद एयरवेज़ में 15-16 साल से काम कर रहे थे, उनको 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने वहाँ फ्लैट्स वगैरह ख़रीदे हुए हैं, उनकी वहाँ सारी जो जायदादें बनी हुई हैं, जो भी मामलात हैं, बैंक अकाउंट्स हैं। तो ये जिस तरीके से यूएई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रहा है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के जो लोग हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके हवाले से क्या कहा जा सकता है? अगर यूएई कर रहा है तो फिर ना आप कंट्रोल कर सकते हैं ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो पैसे मांगेंगे $580 मिलियन के शेयर, तो आपको वापस करने पड़ेंगे। तो ये तो अब हमारी सोच थी ना कि हमने उनको क्यों ये ऑफ़र किया था उस ज़माने में, जब आपने इतना स्टेट ओन्ड एजेंसी जो है, वो इंटरप्राइज जो है, उसके अंदर आप यूएई को लेके आए। कि यूएई आज की बात तो नहीं है, यूएई के अंदर जितना सरमायाकारी है ये हमारे यहाँ हर एक शख्स को पता है, पाकिस्तान के पॉलिसी साज़दारों में, कि वो यहूदी बिलियनर्स हैं जिन्होंने वहाँ सरमायाकारी की हुई है। तो अगर यूएई कहता है कि जी और वो इंडिया के नज़दीक होगा, तो साफ जाहिर है पाकिस्तान ने क्या स्टांस ले रहा है? पाकिस्तान ने यूएई के साथ तो नहीं रहना ना। यूएई से आज यूएई जो है वो आज आपको नज़र आता है कोई तरक्की वो करता हुआ, कल वो डूब जाएगा अगर 2 मिसाइल उसके ऊपर पड़ गए तो यूएई तो फॉर्मिडेबल स्टेट तो नहीं है, वो तो टाउट है, वो प्रॉक्सी एजेंट है इजराइल की हुकूमत का। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं उसको हम किस तरह लेके चलेंगे? और जो यूएई कहेगा उसको मानना पड़ेगा। जो पाकिस्तानी यूएई में काम कर रहे हैं, अगर उनको नोटिस मिलते हैं किसी भी तरीके से, तो साफ ज़ाहिर है वहाँ के मुलाजिम है, फिर दे हैव टू लीव एंड दे हैव टू सेल देयर अपना जो भी उनके वहाँ पे एसेट्स हैं उनको बेचने पड़ेंगे, या फिर वो दुबई शिफ्ट हों जहाँ पे मतलब ये सब इसकी असल वजह क्या है कि यूएई के ये जो इतने सख्त इक़दामात हैं? अब वजह पे क्या बहस करना? वजह तो आपको पता है कि मैंने आपसे कह दिया है, वन लाइनर कह दिया कि यूएई इजराइल का पेड एजेंट है, इजराइल की गोद में बैठा हुआ है। वो इजराइल के साथ अपने, इजराइल ने वहाँ पे आयरन डोम अभी उनको दिया है, वो नेतन्याहू का डायरेक्ट एजेंट है। ही इज़ मोर इन लव विद इजराइल, ही इज़ नॉट अ मुस्लिम। वो यहूदियत के ऊपर बेस करके वो इंसान चलता है, तो उससे आप क्या तवक्को करते हैं? अच्छा बगैर साहब, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो वजह सामने आ रही है, इसकी मेन वजह ये बताई जा रही है कि ग्वादर पोर्ट में 2025 में 7,000 के करीब जो कार्गो शिप से वो ग्वादर पोर्ट की जो अथॉरिटी है उसने हैंडल किए। अभी जो 2026 के जो 2 माह के अंदर जो उन कार्गो शिप्स की जो तादाद है वो 11,438 के करीब बताई जा रही है। तो क्या आप ये समझते हैं कि वहाँ का जो दुबई का जो फजीरा पोर्ट है, ये जो हमारा ग्वादर पोर्ट है, ये फंक्शनल होने की वजह से क्या दुबई को मेन चीज़ इसका जो है ना वो तकलीफ़ हो रही है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ग्वादर ने 7,000 को अभी तक लाइनर एंटरटेन किए ही नहीं है। इससे पहले, इस जंग से पहले कोई 7,000 लाइनर एंटरटेन नहीं किए। ग्वादर में अब लाइनर आने शुरू हुए जब से जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉक हुई थी। तो केपीटी में, केपीटी कराची की जो दोनों पोर्ट है, पोर्ट कासिम और केपीटी ने जो बिज़नेस किया है वो कराची, उसमें 2 साल में इतना बिज़नेस नहीं किया है जितना उन्होंने 4 दिन या 60 दिनों में बिज़नेस कर दिया। बिकॉज जहाज़ों को आना था, अपना सामान अनलोड करना था, उनको कोई डॉक चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि गवादर आज तो नहीं बन रहा, गवादर तो बड़े अरसे से बन रहा है। और जो यूएई वाज नॉट हैप्पी विद गवादर, आज का नहीं, मतलब जब से गवादर बनना शुरू हुआ है उस वक्त से यूएई सेटिस्फाइड नहीं था गवादर से।
लेकिन बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि वो गवादर उनके पोर्ट को, उनके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि जिसने उधर जाना है वो फजीरा जाना है, वो फजीरा ही जाएगा। गवादर के लिए जो इम्पोर्टेंस बनती है, जब गवादर यूएई बहुत बड़ी मार्केट है और बड़ी मार्केट रही है, तो जो चीज़ें यूएई में जानी है वो तो यूएई की तरफ, वो उन्हीं की पोर्ट पे जानी है ना। गवादर पोर्ट डेवलप हो गया उन चीज़ों के लिए जो गवादर से आगे ट्रांसपोर्ट होंगी, लेकिन साफ जाहिर है चैलेंज तो आएगा फजीरा को, इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन वो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि दे आर अलाइंड विद इजराइल। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी इजराइल को सबलेट कर दी है। वो उसी यहूदियत के, देखिए ना, अगर गवादर पे उनका वो अपना ऑब्जेक्शन है, तो जाके यमन में जो वो एसटीसी को हथियार दे रहे थे अगेंस्ट दी सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है, वो प्रेसिडेंशियल काउंसिल जो है उसको सपोर्ट करती है, जो लीगल हुकूमत है, वो वहाँ इजराइल जो है वो एसटीसी को सपोर्ट करता है, तो ये भी एसटीसी को हथियार दे रहे थे वहाँ जाके, जब ईरान ने जब सऊदी अरब ने एक जहाज़ के ऊपर हमला किया। फिर सोमालिया वहाँ चले जाए, सोमालीलैंड में, वहाँ इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, वहाँ इजराइल ने जो सपोर्ट किया था उसको वो सपोर्ट कर रहे थे, तो वहाँ तो गवादर नहीं है ना। सो बेसिकली जो पर वो है, वो उनका जो है वो है उनका अलाइनमेंट विद इजराइल और विद यहूदियत। वो यहूदी है, वो जो उनका, वो इज नॉट अ मुस्लिम। तो वो जो कुछ कर रहा है वो इस बेसिस पे कर रहा है कि वो एक ग्रेटर इजराइल में जो है वो यहूदियों की मदद करना चाहता है, ताकि मैं उसके साथ भी शामिल होऊंगा। अगर इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट बने तो मैं इजराइल की गुड बुक हूँ। बस दिस इज द बेसिक रीजन फॉर अलाइनिंग विद। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये जो हमने 2 दिन पहले देखा था, आयरन डोम नस्ब कर दिया गया था। जो कल की खबर है वो ये है कि इसराइल ने आयरन डोम के साथ साथ आयरन बीम भी जो यूएई को गिफ्ट कर दिया। दोनों एक ही चीज है, आयरन बीम आयरन डोम एक ही चीज है, जी जी, सब्सिडरी है। ठीक है। अच्छा मुझे सर ये थोड़ा सा बताइएगा कि आयरन डोम, आयरन बीम, इसकी वजह से अगर जंग दोबारा शुरू होती है, क्या यूएई जो ईरान के जो मिसाइल्स हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्या उनको इंटरसेप्ट कर सकेगा? आप इजराइल को देख लेना, इजराइल के अंदर 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी थी, आयरन डोम भी था, एरो भी था और डेविड स्लिंग भी था। जी जी। तो फिर वहां जाके मिसाइल लगे या नहीं लगे? बिल्कुल। तो वो अपना जब आप स्वयं फायर करते हैं ना, जब आप 100 मिसाइल का एक स्वयं फायर करेंगे, तो आयरन डोम जो है वो एक आयरन डोम 6 से 7 मिसाइल रिलीज करता है, तो वो कितनों को टारगेट, तो ये रोकेंगे जरूर, बट इट डजंट बिकम एन आयरन क्लैड कि वहाँ को मिसाइल गिरेगा ही नहीं। बाहर अल्लाह करे वो ना हो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन कमिंग डेज। अच्छा ब्रिगेड साहब, कल जो है वो इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गार्डियो कोरेस्टो, वो इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनसे मिले हैं। कल उनके मीडिया के ऊपर एक शोर ये मचाया जा रहा था, जो इटली का पाकिस्तान के साथ मुआहदा होने जा रहा था, जो भी इनके साथ हमारी डील थी, तो वो इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि इटली के डिफेंस मिनिस्टर को, जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रोक दिया है। अब इटली जो ऐसा कोई मुआहदा पाकिस्तान के साथ करने नहीं जा रहा, और वहाँ का जो मीडिया है वो बड़ा चीख के ये कह रहा था कि ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मैं, वो क्या मामला है? आप मुझे बताइए, इटली को इंडिया की सबसर्विएंट स्टेट है जी, और वो जो नींबू सिंह जिसकी आपने बात की है, और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो जो रफेल पे नींबू निचोड़ता है, नींबू सिंह, उसकी बात इटली मानेगा? इटली ने, आपको पता है, इसराइल के साथ अपने जितने माहदे थे, इटली ने तमाम माहदे अपने इसराइल के साथ ख़त्म कर दिए। दे आर नॉट एंटरिंग इनटू एनी एग्रीमेंट विद दी, और इटली की प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ का ऐलान किया जी। और इटली की प्राइम मिनिस्टर ने, इटली जो है वो यूरोपियन स्टेट्स के साथ शामिल है, जिन्होंने अमेरिका के साथ ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में जो कहते हैं आगे जाने, उस पर जाने से इनकार कर दिया जी। अमेरिका तो ईरान तो, इंडिया तो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, तो इटली तो इसराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ है। सो ये सब इंडियन मीडिया को गूदी मीडिया कहा जाता है, आपको पता होगा जी। झूठों का बादशाह है, जितना झूठा ट्रंप है उतना झूठा इंडियन मीडिया है। अच्छा सर, उसकी बात जी। अच्छा, इसके साथ साथ हमने ब्रिगेड साहब ये भी देखा है कि इनकी जो डील चल रही थी
फ्रांस के साथ वो सोर्स कोड के मामले पे वो डील तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। फिर इंडिया ने कल ये बात सामने आ रही थी, एक आईसीडी कोड उनसे मांगा था, लेकिन वो फ्रांस की तरफ से उसका भी इनकार कर दिया गया है। तो वो फ्रांस की तरफ से जो 114 राफेल तैयारों की डील थी वो तो तकरीबन हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ साथ इंडिया ने S-500 जो रूस से मांगा था, रूस ने भी इनकार कर दिया है। आप क्या देखते हैं, क्या इंडिया दुनिया में बिल्कुल तनहा होता जा रहा है? जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, उसके कंटूर्स चेंज होते जाते जी। हैं। फिलहाल इंडिया आइसोलेट इसलिए हो गया है, हुआ है कि वो जाके इजराइल के साथ खड़े हो गए थे, और ये इंडिया के अंदर भी लोग इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी। तो फिलहाल जो पोजीशन है वो मैंने आपने खुद भी बयान कर दी है। आने वाले दिनों में जिस तरह अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है ईरान को कि आप मेरी बात माने और डील करें, अब उसका क्या फ्रेमवर्क होता है ये 2 दिन में पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक इंडिया की फ़िलहाल कनेक्टिविटी का ताल्लुक है, इस चीज़ों में जो ईरान से और अमेरिका की जंग के दरमियान, ईरान इसराइल की जंग के दरमियान हो रही है, उसमें पाकिस्तान जो एक नेगोशिएशन और एक मेडिएटर का फर्ज अंजाम दे रहा है। अभी आपने देखा सेकंड राउंड ऑफ प्रपोजल जो है वो भी ईरान ने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने आगे जाके उसको जमा कराया। तो इन तमाम हालात और वाक़यात की रोशनी में तो इंडिया जो है इस वक्त उसका वो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक लीवरेज नहीं है जो जिसको वो क्लेम किया करता था 36 से 56 इंच की छाती निकाल के। इस वक्त तो दुनिया में एक दहशतगर्द के तौर पे, एक हिटलर के तौर पे, एक मैसेलिनी के तौर पे वो नरेंद्र मोदी को याद किया जाता है और देखा जाता है। और वहाँ पे जो ये दहशतगर्दी है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर माइनॉरिटी सेफ नहीं है, दलित सेफ नहीं है। आप बाकी तो छोड़ें, हिंदुओं की एक ज़ात होती है बरहमन के बाद दलित, उसको ये अनटचेबल कहते हैं, उनको जानवरों से तशबीह देते हैं। तो ऐसे मुल्क की क्या बात करें जहाँ पे लीडरशिप जो है वो दहशतगर्द है, और दहशतगर्दी की पॉलिसी जो है अपने मुल्क में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के और अपने ही मुल्क में शनाख्ती कार्ड दे के हिंदुओं को मरवाती है BSF से और रॉ से। उनकी क्या बात करें, वो अभी आइसोलेटेड है और इससे और ज़्यादा आइसोलेट हो जाएंगे आने वाले दिनों। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से ख़बरें ये आ रही हैं कि UAE जो है अमेरिका और इसराइली बेस में तब्दील हो चुका है, दूसरी जानिब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो चुकी है, तीसरी जानिब एक और ख़बर भी आ रही है कि अमेरिका का जो ये जंग का बजट है ये बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो गया है। $1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट इनको मज़ीद चाहिए इस लड़ाई को जारी रखने के लिए। और एक और भी बड़ी अच्छी खबर ये भी है इसमें कि जो है ईरान वो मुज़ाकरात के लिए अगले हफ्ते शायद इस्लामाबाद में भी आए। सारी चीज़ें भी मिक्स हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। मज़ीद बात करेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।